हेलो फ्रेंड्स, आई एम करण कुमार आर्या। आज मैं आपके लिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो आज का पहला टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है? हम हर लोकल लेवल में एक प्लानिंग करते हैं। हम अपने बोर्ड्स के पेपर के लिए प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसा पढ़ना है। तो हम एक टॉपिक से समझते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, ओवरऑल चीज़ करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको सिर्फ कहाँ करना है, आपको सिर्फ मैथ्स में जोर लगाना है, आपको सारे सब्जेक्टों में जोर लगाना है, तभी आप टॉपर्स आओगे। तो उसके लिए क्या होता है कि ओवरऑल रिसोर्सेज प्लानिंग में हम क्या करना पड़ता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने को ही हम रिसोर्सेज प्लानिंग कहते हैं। लेकिन जो ये टॉपिक से पहले इसको समझ लेते हैं। जो कंट्री है ना, इंडिया, वो क्या करती है, रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए एग्जीक्यूशन करती है और रिसोर्सेज प्लानिंग को बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है ना रिसोर्सेज की, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती हैं। तो इस डाइवर्सिटी को लेकर इंडिया को क्या करनी पड़ती है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि कहीं जगह कुछ होता है, मिलता है, तो कहीं जगह वो नहीं मिलता है। कोई स्टेट किसी में रिच होता है तो वो स्टेट किसी में पुअर होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, जो स्टेट्स झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हैं, वो मिनरल्स में तो रिच हैं और कोल को डिपॉजिट्स करते हैं वो। और अरुणाचल प्रदेश जो है वाटर रिसोर्सेज में हाई है, लेकिन जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो लैकिंग पे है। जो राजस्थान स्टेट है वो क्या है, सोलर और विंड एनर्जी में हाई पे है, लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो ये क्या है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए हमको 3 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट्स ये होता है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि रिसोर्सेज कौन से रीजन में है हमारी कंट्री में। पहले हमको पता होना चाहिए, मैपिंग कर लेनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सी रिसोर्सेज हैं। सेकंड जो पार्ट है, अब हमको क्या करना है, वहाँ जाना है जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वहाँ क्या करनी है, अपनी स्किल्स दिखानी है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखानी है और इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है टू इम्प्लीमेंट द रिसोर्सेज। मतलब यार आप खड़े रहोगे और भगवान से कहोगे भगवान मेरे को तेल दे दो, तो कुएं से तेल थोड़ा निकलेगा। आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, तब वो तेल आपको गेट होगा। तो आपको क्या लगानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी और स्किल लगानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करना पड़ेगा ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ना, क्योंकि सबको लेकर जो साथ चलता है ना, वही ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाता है। अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जो रिसोर्सेज है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, एक प्रॉपर्टी जैसा समझ लीजिए। लेकिन जो इसका ओवर अनलिमिटेड रिसोर्सेज का जो यूज़ हो रहा है वो सोशल और इकोनॉमिक और जो इन्वायरमेंट प्रोसेस जैसे में प्रॉब्लम्स डाल रहा है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो इस कॉजेस को लेकर जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन है वो क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है दोस्तों मेरे। एक गांधी जी के एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं हम, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी। हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चीज है इस धरती में, लेकिन किसी के लिए, लालच के लिए वो पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इंसान के लिए रिसोर्सेज बहुत है, बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उसके लिए लालच के लिए वो नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड रिसोर्सेज है, जैसे कि हमको पता है जो लैंड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमें सपोर्ट करती है नेचुरल वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो जो लैंड है, आप ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जो
ब्लू कलर मतलब 43% जो लैंड है वो प्लेन्स में है, मतलब प्लेन है वो लाइन्स, और जो रेड दिखा रहा है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 30% माउंटेन्स हैं, और जो प्लेट्यूज हैं वो 27% है। तो ये क्या हो गया, लैंड रिसोर्सेस हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लैंड यूटिलाइजेशन पे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो लैंड यूटिलाइजेशन कुछ इस प्रकार है, जो फॉरेस्ट हैं वो भी लैंड, उसमें ही लैंड में ही फॉरेस्ट उगता है एज वी नो दैट, और जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसमें हम क्या खेती नहीं करते हैं, बैरन और वेस्ट लैंड हो गया, और जिसमें हम जैसे कि बिल्डिंग में खेती करते हैं, रोड में खेती करते हैं, फैक्ट्रीज में खेती करते हैं ना, तो ये भी क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब लैंड का किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और एक होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें फैलो लैंड इंक्लूड होती है, जैसे कि परमानेंट पास्चर हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया, और जो सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं ना छाया के लिए, वो हो गया, और जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड होती है जो 5 साल से लेफ्ट होती हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड होती हैं, और कुछ फैलो लैंड्स हो गया, जैसे कि करंट फैलो, जो कम से कम 1 साल के लिए उसको बंजर रखा जाता है, ताकि उसमें क्या आ सके, ह्यूमस आ सके, फर्टिलिटी आ सके वो सॉइल में। और क्या होती है अदर देन करंट फैलो, जो अनकल्टिवेटेड होती हैं, और 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चर ईयर में। अब बात कर लेते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया एक ऐसा एरिया होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। जो एरिया होता है ना 1 साल से ज़्यादा, एग्रीकल्चर साल से ज़्यादा, उस नेट सोन एरिया में आप क्या कर दो, प्लस कर दो नेट सोन एरिया को, तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन में ये आता है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब भाई लैंड यूज के जो फैक्टर है, तो 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी में वो निर्भर करता है उसकी टोपोग्राफी कैसी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा। अगर क्लाइमेट हॉट है तो वैसे ही वहाँ हमको हैबिटेशन चाहिए होगा, और सॉइल टाइप्स कैसी है, ज़्यादा फर्टिलिटी है कि कम फर्टिलिटी है। ह्यूमन फैक्टर्स भी, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि शहर है तो हमको फैक्ट्रियाँ खोलनी है। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी कैसी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम हाई फैक्ट्री वाली खोलेंगे, कम टेक्नोलॉजी है तो हम जनरल स्टोर ही खोल सकते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर कैसा है, यदि आपका खेती बाड़ी वाला कल्चर है तो आप खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फैक्टर्स हो गए कि हम लैंड को कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है दोस्तों मेरे, ये जो मैपिंग है इसको आप देख लीजिएगा, ये तो आप खुद भी समझ ही सकते हैं, इतने तो आप होशियार हैं ही। तो इस टॉपिक में इस मैप के बारे में ही आपको बताया गया है, तो मैं डायरेक्ट इस टॉपिक में आ जाता हूँ कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है भाई, लैंड डिग्रेडेशन, वर्ड इज लैंड डिग्रेडेशन, जो कंटिन्यूस हम यूज़ करते हैं ना लैंड को एक बहुत बड़ी पीरियड ऑफ टाइम से, बिना उसके प्रॉपर मीजर्स के, कि हम उसे कैसे कंजर्व करें, कि हम उसे कैसे मैनेज करें, कि हमको कब फर्टिलाइज़र डालने हैं, कि हमें कब उसमें मैन्योर्स डालने हैं, इसको प्रॉपर मीजर से ना करने से हमको क्या होता है, लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है। तो डिग्रेडेड लैंड है जो उसमें से 28% लैंड है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में आती है, जो 56% है वो वाटर एरोटेड एरिया में आती है, और जो सोलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट है वो 6% लैंड को डिग्रेडेड कर देता है। और कुछ जो लैंड डिग्रेडेड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी होती हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम क्या करते हैं, जंगल जला देते हैं या फिर काट देते हैं। ओवर ग्राजिंग, हम क्या करते हैं ना दोस्तों, ओवर ग्राजिंग कराते हैं। तो ग्राजिंग कराते हैं, जो गाय होती हैं उनके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं, तो मजबूत जबड़ों के कारण वो क्या करती हैं, वो घास को खींचती हैं, तो उसके साथ क्या आती है, मिट्टी भी आती है, और मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस होता है। और एज वी नो दैट फ्रॉम द 9th क्लास, जो ह्यूमस होता है वो टॉप सॉइल में होता है, तो टॉप सॉइल वो निकाल देती हैं। और जो माइनिंग है, माइनिंग प्रोसेस में भी कुछ ऐसी होता है, हम खोदते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो टॉप सॉइल का ह्यूमस होता है वो निकल जाता है, तो इससे भी क्या होती है, लैंड डिग्रेडेड हो जाती है दोस्तों। अब एक और पॉइंट मिलेगा आपको, ओवर इरिगेशन करना। जैसे कि आपने फर्टिलाइज़र डाला है, आपने क्या करा है, फर्टिलाइज़र डाल दिया है, ठीक है दोस्तों, आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया है, फिर आपने इरिगेशन कर दिया है, तो सारा फर्टिलाइज़र उड़ जाएगा, या फिर आपने
सिर्फ इरिगेशन करिए, चलो मैं सिर्फ इरिगेशन का एग्जांपल दे देता हूँ। आपने इरिगेशन करी है, मतलब सिंचाई करी है आपने अपने खेतों में, तो वो क्या करेगा ना, जो मिट्टी है उसको उड़ा ले जाएगा। टॉप सॉइल में ह्यूमस होती है तो इससे लैंड डिग्रेडेड हो जाती है। और जो इसके कंजर्वेशन है, अब होता है ना, अब कोरोना वायरस है, उसकी एंटीवायरस मतलब वैक्सीन बन रही है। सबका कुछ ना कुछ होता है, जो आया है वो ज़रूर गया है। तो ये प्रॉब्लम जो थी, इसका भी एक क्या है, कंजर्वेशन है। तो क्या है, जो डिफॉरेस्टेशन था, आप क्या करो, ज़्यादा पेड़ लगाओ। ओवर ग्राजिंग था, जो मैनेजमेंट है ग्राजिंग लैंड्स का उनको इम्प्रूव करो। और जो माइनिंग थी, बहुत कम माइनिंग करो। और जो इरिगेशन है, आप किससे करो, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से करो या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम से करो। और जो क्या थी आपकी, जैसे कि एक एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कि जो हवा आती है ना, हवा वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है, टॉप साइल को उड़ा ले जाती है। तो आप क्या करो, शेल्टर बेल्ट्स लगाओ, लंबे लंबे पेड़ लगाओ। तो उससे क्या होगी, जो हवा आएगी वो ही आपस में कंजर्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगी, लैंड डिग्रेडेड नहीं होगी। तो आज की क्लासेस यही ख़त्म होती है। मैं करण कुमार आर्या। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर हियरिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।